नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्की को इतना एक्साइटेड होते देख अनाया उसे कहती है, इतने एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। वैसे अभी भी आप लोगों को अपने काफी दुश्मनों से बदला लेना है। क्या आपने यह सब कुछ सोचा है? विक्की इतना बोलता देख हर्षवर्धन यही सोच रहा था कि अब इसे यहां से कैसे निकालूं। तभी विक्की अनाया की ओर देखकर कहता है, ठीक है भाभी, जैसा आप चाहे, अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन आप मुझे यह तो बताइए कि आपने इसे शादी कैसे कर ली? यह तो बिल्कुल बोरिंग इंसान है। इतना बोलकर हर्षवर्धन की ओर देखता है। फिर वो आगे बताते हुए बोला, इसने तो कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। यह सुनकर अनाया मुस्कुराती है और कहती है, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी मिस परफेक्ट मिल जाएगी, ये सवाल मैं तुम्हें उस दिन पूछूंगी, तब तुम्हें सभी चीजों का पता चल जाएगा। तभी विक्की को अपने क्लब से फोन आता है। किसी गेस्ट ने वहां पर तमाशा खड़ा कर दिया था। विक्की फोन पर बात करने के बाद फोन रख देता है और हर्षवर्धन की ओर देखता कहता है, मुझे चलना होगा, काफी देर हो चुकी है और मुझे कुछ काम भी है। सामने बैठी हुई अनाया कहती है, क्या हुआ, किसी गेस्ट ने तमसा खड़ा कर दिया है? यह सुनकर विक्की वापस चौंक जाता है और कहता है, आपको कैसे पता था भाभी? सच में यही हुआ है। दरअसल विक्की ने फोन पर बात नहीं की थी। उसे बस सामने वाले की फोन पर सारी बातें सुनी थीं और फोन रख दिया था। विक्की ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था। फिर भी अनाया को पता चल गया था कि विक्की ने क्या बात की है। अनाया कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए। विक्की इस वक्त काफी जल्दबाजी में था, तो वह अनाया से ज्यादा बहस नहीं करता और हर्षवर्धन और अनाया को अपने क्लब आने का कहकर वहां से चला जाता है। वैसे हर्षवर्धन तो अक्सर विक्की के क्लब जाता रहता है, इसीलिए उसका फोर्स करके यह कहा था कि वह अनाया को भी अपने साथ लेते हुए आए। विक्की के जाने के बाद हर्षवर्धन अनाया की ओर देखकर कहता है, अब क्या करना चाहती है मेरी जान? अनाया अपनी एक आईब्रो उठाते हुए हर्षवर्धन की ओर देखकर कहते हैं, वह तो मेरे हस्बैंड पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड थके हुए लग रहे हैं आज कुछ। यह सुनकर हर्षवर्धन धीमी आवाज में अनाया के कान के नजदीक जाकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड इतनी जल्दी थक जाएगा? मुझे लगता है तुम्हें अब तो मेरी ताकत देखने की जरूरत है। अनाया उसके गले में हाथ डालते हुए कहती है, ऐसा हो भी सकता था मेरी जान, लेकिन तुम बार बार भूल जाते हो कि मुझे चोट लगी है। इसका मतलब तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। इतना बोलकर अनाया अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहते हैं, आई फील टू बैड फॉर यू मिस्टर हस्बैंड। यह बोलते हुए अनाया के चेहरे पर एक काफी सेडक्टिव सी स्माइल आ जाती है। हर्षवर्धन उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता मेरी जान, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ मस्ती भी नहीं कर सकता? इतना बोलकर उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगता है। अनाया समझ जाती है कि हर्षवर्धन क्या करने वाला है। फिर भी वह उसे छेड़ते हुए कहती है, ओह, तो मेरे हस्बैंड काफी नॉटी बन रहे हैं। तब तक हर्षवर्धन उसे लेकर कमरे में जा चुका था। जाते ही वह उसे बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर झुकते हुए उसे डिप किस करने लगता है। अनाया भी उसका पूरा साथ देते हुए उसे चूमने लगती है। अनजाने में ही अनाया के हाथ हर्षवर्धन के बालों में चलने लगते हैं। हर्षवर्धन भी अब बेकाबू होने लगा था। वो अपने होंठ उसके होठों से लेकर गर्दन की ओर ले जाने लगता है और अनाया की गर्दन को बेतहाशा चूमने लगता है। अनाया भी अब लंबी लंबी आहें भरने लगी थीं। थोड़ी देर में ही हर्षवर्धन अनाया के कंधे से उसका टॉप हटाते हुए उसकी गर्दन पर चूमते हुए उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा देता है। हर्षवर्धन के कटने से अनाया को मीठा सा दर्द होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। अनाया हर्षवर्धन को पलटते हुए उसके ऊपर आ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है। हर्षवर्धन एक हाथ उसकी कमर पर रखता है
और दूसरा हाथ से उसका चेहरा पकड़कर बोला, उसकी वजह भी तुम ही हो मेरी जान, क्योंकि तुम ही मुझे बेकाबू होने के लिए मजबूर कर रही हो। अनाया मुस्कुराकर उसके होठों पर हल्के से किस कर लेती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, फिर भी इस वक्त तो मैं बीमार चल रही हूं, तो आपको अपने आप को कंट्रोल रखने की जरूरत है। यह सुनकर हर्षवर्धन वापस उसे पलटते हुए उसके ऊपर आ जाता है और अपनी मैग्नेटिक आवाज में अनाया की आंखों में देखते हुए बोला, ऐना तुम कुछ ज्यादा ही शरारती हो रही हो। हर्षवर्धन के मुंह से ऐना सुनकर अनाया को शर्म आ जाती है। वह शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है और अनाया की चेहरे पर शर्म की लाली देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसके पास लेटते हुए अनाया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी बालों में हाथ घुमाते हुए अनाया से बोला, तुम सो जाओ, काफी रात हो चुकी है और वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अनाया उसके सीने पर सर रख लेती है और अपनी आंखें बंद करते हुए धीमे से बोली, गुड नाइट हब्बी। इतना बोलकर वो सो जाती है। हर्षवर्धन भी उसे अपनी बाहों में लेकर ही सो जाता है। अगली सुबह अनाया अभी भी सो रही थी और हर्षवर्धन अपना डेली स्केड्यूल फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करने के बाद तैयार हो चुका था। रेडी होने के बाद अनाया को जगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफ, अब उठ भी जाओ। इतना बोलकर अनाया के पास आकर उसके माथे पर एक हल्की सी किस करता है। यह देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह भले ही खुद को कितनी भी स्ट्रांग दिखा रही हो, उसे हर्षवर्धन का यू पैम्पर्ड करना बहुत अच्छा लगता था और वह काफी इमोशनल भी हो जाती थी, क्योंकि उसको अपने अगले जन्म की कुछ बातें याद आती हैं कि जब वो विशाल के साथ रहती थी और उसने उसे शादी की थी तो वो हर चीज विशाल के लिए करती थी। कभी विशाल ने अपनी तरफ से एक भी कदम उसकी ओर नहीं बढ़ाया था। वह हमेशा उसे नीचा दिखाता था और ऐसा महसूस करवाता था जैसे उसके साथ शादी करके विशाल ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना तो कोई भी उसकी ओर देखता भी नहीं। यह सब कुछ सोचकर अनाया की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। अनाया को अपनी सोच में डूबा देख हर्षवर्धन उसे बुलाते हुए प्यार से कहता है, क्या बात है, तुम कहां खो गई और तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? मेरी बीवी मुझे सब पर ऑर्डर चलाते हुए ही अच्छी लगती है। इतना बोलकर वह वापस उसके माथे को चूम लेता है। यह सुनकर अनाया खुश होकर उसके गले में हाथ डालकर कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड आ। इतना बोलकर वह अपनी नाक हल्की सी उसकी नाक से टच कर लेती है और फिर खड़ी होकर फ्रेश होने को कर चली जाती है। हर्षवर्धन उसे जाता हुआ देख मन ही मन बोला, बीवी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें ही जो तुम अपने मन में छुपाई बैठी हो। भले ही उन दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन कहीं कहीं वो दोनों अभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं थी कि अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल दे। यही सोचते हुए हर्षवर्धन नीचे जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर अनाया का इंतजार करने लगता है। वह आराम से बैठे हुए अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी अनाया वहां आते हुए कहती है, तुमने आज मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया है? अनाया की आवाज सुनकर हर्षवर्धन अखबार नीचे रख देता है और अनाया की ओर देख करके कहता है, तुम भूल गई आज मेरे साथ मेरे ऑफिस में मेरी न्यूज सेक्रेटरी भी जाने वाली है। इतना बोलकर वो अनाया को ऊपर से नीचे तक देखता है। इस वक्त हर्षवर्धन के चेहरे पर शरारत साफ साफ नजर आ रही थी। यह सुनकर अनाया भी उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, इसीलिए आपने मुझे इतनी सुबह जगा दिया? इतना बोलकर वह हर्षवर्धन के गले में साइड से अपने दोनों हाथ डालकर उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, आपकी सेक्रेटरी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन के साइड में बैठ जाती है और वो और हर्षवर्धन को ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी उसका ध्यान वहां पड़े हुए न्यूज़पेपर पर जाता है और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक न्यूज छपी हुई थी। न्यूज की हेडलाइन कुछ इस तरह से थी कि गीता कपूर, जो कपूर इंडस्ट्री की मालकिन थी और हर जगह पर चैरिटी करने के लिए मशहूर थी, उनके परिवार उनकी बेशकीमती चीजें ऑक्शन कर रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। और यह ऑक्शन कपूर खानदान की ओर से हो रहा है
और देश के सभी नामी बिजनेसमैन और जाने माने लोगों को इस ऑक्शन में बुलाया जा रहा है और यह ऑक्शन इस साल का सबसे बड़ा ऑक्शन होने वाला है। यह पढ़कर अनाया की आंखों में गुस्सा उतर आता है और उसकी मुट्ठियां थोड़े गुस्से में कस जाती है, जैसे उसे पिछली जन्म की कुछ यादें ताजा हो रही हों कि यही ऑक्शन में उसकी सौतेली बहन जानवी ने बहुत पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता हासिल की थी क्योंकि वह एक एक्ट्रेस थी। इतना ही नहीं, उसकी सौतेली मां ने भी उसकी मां की सारी यादें ऑक्शन में रख दी थीं और उसे आए हुए पैसे उसने खुद ले लिए थे। उन लोगों ने तो अनाया को उस ऑक्शन में जाने तक नहीं दिया था और बहाना करके घर पर ही रोक लिया था और उस बेवकूफ ने तो उन लोगों की बातों पर यकीन भी कर लिया था। क्या इस बार अनाया अपनी मां की यादों को बचा पाएगी? और क्या होगा जब टिया जाएगी हर्षवर्धन की ऑफिस में? यही सोचते हुए वो और गुस्से में आ जाती है। वो इस बार ऐसा नहीं होने दे सकती थी। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर हर्षवर्धन अनाया को अखबार में इस तरह से खोया हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? अनाया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और हर्षवर्धन से कहती है, मैं सोच रही हूं मैं तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा करवा दूं। यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराकर कहता है, क्या कहना चाहती हो? वैसे भी तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, तो तुम साफ साफ बताओ क्या बात है? अनाया टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। इतना बोलकर वो दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वह लोग जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तो प्राइवेट लिफ्ट से हर्षवर्धन के केबिन में चले जाते हैं। तभी वहां पर उसका सेक्रेटरी रजत मिश्रा आता है। केबिन का नजारा देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि हर्षवर्धन ने अपने पास ही एक दूसरी चेयर लगा ली थी। वैसे हर्षवर्धन का केबिन बहुत बड़ा था और वहां पर काफी एंटीक चीजें रखी हुई थीं। यह पूरा फ्लोर उसी के लिए था। यहां पर सिर्फ उसके सेक्रेटरी का एक ही केबिन था और कुछ सेक्रेटरी और राखी गए थीं और हर्षवर्धन की इजाजत के बिना इस फ्लोर में कोई भी नहीं आ सकता था। इसीलिए हर्षवर्धन के केबिन में सिर्फ उसका सेक्रेटरी ही आता था। केबिन के बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल था जिसके पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। सामने एक लैपटॉप था। एक साइड कुछ फाइल रखी हुई थी। टेबल काफी बड़ा था, इसीलिए उसी टेबल पर हर्षवर्धन ने एक और चेयर लगवा ली थी अनाया के बैठने के लिए। सामने की ओर बढ़ने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट थी। थोड़े दूर कुछ सोफे और एक टी टेबल रखी हुई थी। दूसरी ओर भी उसी तरह की बैठक थी। एक बड़ी सी अलमारी जिसमें कई सारी किताबें रखी। दूसरी ओर उसी तरह की बड़ी सी अलमारी जिसमें कई सारी फाइल रखी हुई थी। वही हर्षवर्धन के केबिन का इंटीरियर काफी अच्छा और महंगा काफी था और वहां की टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस थी। उसी ऑफिस के अटैच जुड़ा हुआ एक रूम था। हमारी हीरोइन अनाया अभी केबिन को देख ही रही थी। तभी सेक्रेटरी रजत अंदर आकर हर्षवर्धन को आकर स्केड्यूल बताता है और फिर एक इमरजेंसी तात्कालिक से मीटिंग के लिए कहता है क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के कोटेशन के लिए वो मीटिंग होने वाली थी। इसीलिए हर्षवर्धन का उसमें होना जरूरी था। वो इस मीटिंग को अवॉइड नहीं कर सकता था। वही सिगरेट रूम की ओर बढ़ रही अनाया भी यह बात सुन लेती है। तभी उसे पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती हैं। पिछले जन्म में ऐसा एक टेंडर उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड पीयूष ने भरा था। उसकी बहन की मदद से उसने हर्षवर्धन के कंपनी के किसी आदमी को पैसे खिलाए थे, जिसकी वजह से यह टेंडर उसे मिल गया था और उसने इस टेंडर की सक्सेस पार्टी भी रखी थी जिसमें उसने उसकी बीवी को ही नहीं बुलाया था। उसने उसकी सौतेली बहन जानवी के साथ गया था। यह याद आते ही वह गुस्से से तिलमिला जाती है। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। उसे अपने पिछले जन्म की मेमोरी की वजह से याद था कि उसके घटिया पति विशाल ने इस प्रोजेक्ट में उसी के पैसे रोके थे। उसकी वजह से उसे याद था कि इस बार भी वह कौन सा कोटेशन भरने वाला है। वह शैतानी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर हर्षवर्धन से बोली, मैं भी तुम्हारे साथ ही मीटिंग अटेंड कर रही हूं। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर कुछ अजीब भाव आए और वापस नॉर्मल हो गए। वो अपनी रौबदार पर्सनालिटी की वजह से अपने चेहरे के भाव काफी आसानी से छुपा लेता था।
वो अपने सेक्रेटरी को मीटिंग की तैयारी करने को कहता है और खुद अपनी 2 उंगली से अपनी प्यारी बीवी को इशारा करता है अपने पास आने का। वही हमारी हीरोइन, जो इस वक्त एक ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप और लॉन्ग पिंक कोट में काफी क्यूट लग रही थी, वो अपनी सेठानी मुस्कान के साथ जाकर हर्षवर्धन के सामने झुक कर बोली, क्या हुआ हब्बी, तुम्हें मेरी याद भी आने लगी? इतना बोलकर वो अपनी एक आंख दबा देती है। वहीं अपनी नटखट बीवी का यह अंदाज देखकर तो हर्षवर्धन के कठोर चेहरे पर भी सुकून आ गया। वो उसे एक जातक से गोद में बिठाते हुए बोला, वैसे मेरी बोल बीवी के चेहरे पर आज इतने सीरियस भाव क्यों हैं? यह सुनकर अनाया उसके होठों पर हल्की सी किस करके खोए हुए बोली, कुछ खास नहीं, कुछ गीदड़ अपनी चाल चल रहे हैं। शेर के खिलाफ इतना बोलकर वो अपने हाथों को हर्षवर्धन के गालों पर रखती है। फिर आगे बोली, बस उनको बताना है कि शेर के आगे उसकी ढाल खड़ी है, पहले उनसे तो गुजर लो। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक सेठानी मुस्कान आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया था कि जरूर कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसे अभी भी पता नहीं चला, और उसकी खूंखार जंगली बिल्ली उसके लिए उन सब से भिड़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हर्षवर्धन जान गया था कि उसकी यह खूबसूरत बीवी, जो हर वक्त उसे फ्लर्ट करती रहती है और अपनी क्यूट हरकतें करती रहती है, वो जो भी बोलती है उसकी बात का काफी गहरा मतलब होता है। वो कभी बिना वजह कुछ नहीं करती थी। कभी कभी तो उसे डर लगता था दिमाग से कि वो कब क्या कर दे, लेकिन वो जानता था कि वो हमेशा ही उसके साथ रहेगी। तभी अनाया हर्षवर्धन को होश में लाते हुए बोली, हब्बी चले, मीटिंग का वक्त हो रहा है। तभी हर्षवर्धन की नजरें उसके गुलाबी होठों पर गईं। वो उसके होठों को अपने होठों के बीच दबाते हुए उसे एक पैशनेट किस करने लगा। वही अनाया, जो ऐसे अचानक किस से चौंक गई थी, थोड़ी देर बाद वो भी उसका साथ देने लगी और पैशनेट होकर उसे चूमने लगी। थोड़ी देर एक दूसरे में खोने के बाद हर्षवर्धन खुद को काबू करता है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसकी जान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो उसे प्यार से देख रहा था। तभी अनाया उसको देखते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ मिस्टर हब्बी, क्या देख रहे हो? इस वक्त हमारा हीरो को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वो रावत इंडस्ट्रीज का वो क्रूर शासक है जिसे देखकर भी लोगों की सांस फूल जाया करती है। तभी दरवाजा नोक होता है और बाहर से सेक्रेटरी रजत की आवाज आई, बॉस, मीटिंग की सारी तैयारी हो गई है, सभी लोग आ चिलुके हैं। यह सुन अनाया अपने हब्बी की गोद से उठते हुए यार से बोली, हब्बी तुम मीटिंग में जाओ, ती मैं आती हूं, पहले कुछ तैयारी कर लेती हूं। यह सुन हर्षवर्धन के चेहरे पर भी चमक आ गई। हालांकि उसके चेहरे के सख्त भाव के पीछे वो चुप गई। ओवर अपनी जान से भी प्यारी बीवी के माथे पर किस करके बोला, मेरी वाइल्ड बीवी ना, मैं तुम्हारा इतर करूंगा। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। अब तो उसे भी इंतजार था कि उसकी खूबसूरत बीवी के दिमाग में कौन सी खुराफाती चल रही है। क्या करेगी अनाया मीटिंग रूम में और कैसे पीयूष के खिलाफ साजिश रचेगी। केबिन के सीक्रेट रूम में हर्षवर्धन की मीटिंग में जाने के बाद अनाया उस सिगरेट कमरे में गई और बड़ी सी खिड़की से बाहर से शहर को देखते हुए अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को, उसका रोबोट था, उसे बोली, रेम पता करके बताओ, हर्षवर्धन की कंपनी में किसके साथ मेरी सौतेली बहन जानवी ने हाथ मिलाया है, ताकि वो यह टेंडर हासिल कर सके और मेरे धोखेबाज पिछले जन्म के पति विशाल को इम्प्रेस कर सके। यह बोलते हुए अनाया की आंखों के सामने पिछले जन्म की कुछ यादें घूम जाती हैं। फ्लैशबैक, जब उस कमरे में बंद रखा जाता था और उसे बाहर की दुनिया से कांटेक्ट तोड़वा दिया गया था उसके हेल्थ के नाम पर। तब उसने एक दिन बहुत हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर आने की कोशिश की थी, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी और उसे दिए जाने वाले अजीब से ड्रग की वजह से वो बस थोड़ा ही चल पाई, और उसके बाद उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो लड़खड़ाकर वहीं पर बैठ गई। लेकिन उसने तभी हॉल में उसका पति विशाल बैठा देख वो उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी सौतेली बहन जानवी काफी छोटे छोटे कपड़े पहन बाहर से चलते हुए आई और विशाल को चिपक कर बैठते हुए और उसके चेहरे को सहलाते हुए प्यार से बोली, विशाल बेबी, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूं।
विशाल भी उसी नजाकत से उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, यू आर ए डार्लिंग बनी। क्या लाई हो बेबी, बताओ। यह सुन जानवी अपनी शैतानी मुस्कान के साथ ऊपर रेलिंग की ओर अनाया की ओर देखकर इतराते हुए विशाल की गोद में बैठ गई और बोली, मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर मेरी उस बहन से। वही अपने नम आंखों से रेलिंग के ऊपर से यह सब कुछ अनाया सुन रही थी। वो हालांकि वह थोड़ी पीछे छुपी हुई थी, लेकिन जानवी ने उससे पहले ही देख लिया था, इसीलिए वह विशाल से इतनी ज्यादा चिपक रही थी। वो यह देखकर अंदर तक टूट गई थी। वही सामने विशाल उसकी कमर को पड़कर जानवी को अपनी गोद में एडजस्ट कर लेता है और उसकी थाई को सहलाते हुए बोला, तुम्हारी जैसी बात उस बीमार और बदसूरत लड़की में कहाँ होगी। वैसे भी तुम मुझे समझती हो और मेरे लिए प्रॉफिट, मुनाफा लाती हो, तो जाहिर सी बात है तुम ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होगी और मैं तुमसे ही प्यार करता होगा। इतना बोलकर उसके होठों को चूम लेता है। वही ऊपर खड़ी अनाया ने यह सुन गुस्से में मुठिया कस ली। तभी जानवी एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो गवर्नमेंट तुम्हें टेंडर चाहिए था, जिसके लिए तुमने मेहनत की थी और रावत इंडस्ट्री से मुकाबला किया था, लेकिन तुम नहीं जीते थे, मैं तुम्हारे लिए वह टेंडर लाई हूं। यह सुनते ही विशाल के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ गई और उसके चेहरे पर लालच दिखने लगी। वह खुश होते हुए जानवी के गालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, क्या सच में बेबी तुम मेरे लिए वह टेंडर लाई हो? जानवी इतराते हुए बोली, बिल्कुल, मैं तुम्हारी बीवी की तरह बेकार नहीं हूं। ठीक है, बताओ तुम मुझे क्या रिटर्न में दोगे? विशाल उसके बदन को अजीब तरह से छूटे हुए बोला, जो तुम कहो बेबी। जानवी भी उसे सेडेक्टिव तरीके से छूटे हुए अपनी एक नजर ऊपर खड़ी अनाया की ओर देखकर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, कल तुम मेरे साथ एक हफ्ते के लिए हनीमून पर जाओगे और तुम्हें मैं उस बहन की बर्थडे पार्टी को स्कीप करना होगा और सारा वक्त मुझे खुश करना होगा। क्या तुम यह कर सकते हो? विशाल उसकी बात सुनकर एक्साइटेड हो गया और उसकी बॉडी को सहलाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोला, उसके लिए हनीमून पर जाने की क्या जरूरत है बेबी। चलो, मैं तुम्हें अभी सेटिस्फाई करता हूं। वैसे भी उस लड़की के साथ रहने से अच्छा है मैं तुम्हारे साथ कुछ मजे करूं और तुम मुझे प्लेजर दो। इतना बोलकर वो उसे गोद में ऐसे ही उठा लेता है। जानवी ने भी अपने दोनों पैरों को उसकी कमर पर लपेट लिया। दूसरे फ्लोर पर खड़ी अनाया यह सब कुछ देखकर रो रही थी। वह इतने कमजोर हो चुकी थी कि वह खुद का काम भी नहीं कर पा रही थी और उसे दिए जाने वाले ड्रग्स और दवाइयां की वजह से वह मेंटली भी कमजोर हो चुकी थी। हालांकि उसने काफी बार अवॉइड करने की कोशिश की, उन दवाइयां को ना ले या फिर ड्रग्स को ना ले, लेकिन किसी न किसी चीज में मिलाकर वह लोग उसे दे ही देते थे। वह बस उन दोनों को ऐसे ही जाते हुए देखती रह गई। वह दोनों इसी तरह एक दूसरे को चूमते हुए और प्यार करते हुए कमरे में जाकर अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगे और जानवी ने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा था कि बाहर खड़ी हमारी हीरोइन यह सब कुछ सुन। वैसे भी उन लोगों के लिए कोई पहली बार नहीं था। अक्सर वह लोग ऐसे ही अपनी हवस पूरी करते थे। हालांकि अनाया को कुछ वक्त पहले ही पता चला था उसके पति और उसकी सौतेली बहन के अफेयर के बारे में। पहले वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन वक्त रहते रहते उसे समझ आ गया कि यह सभी लोगों की मिली भगत है और वो लोग अनाया की प्रॉपर्टी चाहते थे और उसके बाद उससे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन वो चुप थी कि उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसके पिता उस साथ देंगे और उन्हें समझ आएगा कि अनाया भी उन्हीं की बेटी है। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी अनाया के कानों में जानवी की कराहते हुए आवाज आई। वो विशाल से बोली, वैसे बेबी क्या तुम मेरी दितेली वहां से जरा सा भी प्यार नहीं करते? तभी विशाल उसे कट्टे हुए बोला, वो मुझे तुम्हारी तरह खुश नहीं कर सकती और नहीं मेरी सेक्सुअल नीड्स जरूरत को पूरा कर सकती है। तुम मुझे खुश कर सकती हो। इतना बोलकर उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वही उसकी इस हरकत से जानवी भी कराहने लगी थी। वही यह आवाज और बातें सुन अनाया के दिल में डर हो रहा था कि कैसे विशाल
उसके सामने झूठे प्यार के वादे और नाटक करता था। वो बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि कोई उसकी बात सुनने वाला भी नहीं था। फ्लैशबैक खत्म। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारी हीरोइन अनाया अपनी सोच में गुम थी और अपनी दर्द भरी यादों की वजह से उसकी आंखें भी नम हो चुकी थीं। तभी हाथ में पहने हुए रोबोट से आवाज आई, मास्टर पता चल गया कि इस कंपनी में कौन कौन धोखेबाज है। इतना बोलकर वह एक लिस्ट अनाया के फोन पर ट्रांसफर कर देता है। अनाया उस लिस्ट को देखते हुए अपने चेहरे पर कुटीर मुस्कान ली बोली, डियर हबी, तुम्हारी कंपनी में तो दोस्त से ज्यादा दुश्मन भरे पड़े हैं। इतने सारे दुश्मनों से निपटने में तो काफी वक्त लगेगा। फिर एक लंबी आह भरकर अपना मुंह आड़ा तिरछा बनाते हुए बोली, अब इतनी नन्ही सी जान किन किन से तुम्हें बचाएगी। फिर अपने बालों को फूंक मारते हुए नखरे लिए अंदाज में बोली, लेकिन तुम भी अनाया के पति हो। तुम्हें बचाना अनाया का काम है। वैसे मैं तुम्हें दुनिया से तो बचा सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वह वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया बदल लेती है ताकि कोई उसे पहचाना नहीं पाए। वह एक क्यूट बच्चे की तरह तैयार हुई थी। उसने नेवी ब्लू कलर की डंगरी पहनी और व्हाइट कलर का टॉप पहना। हाथों में वही रॉबर्ट रेम बंधा हुआ था और बालों को खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर काला मास्क और सर पर आईब्रो को छुपाती हुई टोपी। उसे पर भी छोटे प्रिंट वाले कार्टून जैसे कान थे। पैरों में स्नीकर्स और आंखों में शरारत लिए हुए वह खुद को आईने में देखकर बोली, चलो हब्बी तैयार हो जाओ। आज तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ने वाली है अपनी बीवी को इस अवतार में देखकर। फिर वह किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी मुंह में लॉलीपॉप डालकर उसे चूसने लगी, जैसे वह सच में कोई स्कूल की बच्ची हो। अगर कोई भी उसे देख ले तो यही कहेगा कि वो किसी स्कूल जाने वाली बच्ची है, बस उसका कद बड़ा हो गया है। वैसे भी स्किन तो उसकी पहले से ही बच्चे जैसी सॉफ्ट टॉय जैसे व्हाइट थी। इस बच्चे वाले रूप में भी अनाया कयामत ठा रही थी। वह ऐसे ही चलते हुए अपने हाथों में कुछ कागज लिए मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गई है। क्या होगा मीटिंग हॉल में? और अनाया का यह अंदाज हर्षवर्धन पर क्या कह ढाएगा? कैसे हमारी हीरोइन जानवी से बदला लेगी मीटिंग हॉल में? इस वक्त मीटिंग हॉल का माहौल काफी गंभीर था। वहां पर हर कोई सीरियस गंभीर डिस्कशन कर रहा था कि हमारा प्रोजेक्ट का मार्जिन क्या होगा, इसका कोटेशन हम कितना भरेंगे और इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ सकती है और हम दूसरी कंपनियों से आगे कैसे निकाल सकते हैं। उन लोगों को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रॉ मटेरियल और बाकी सारी चीजों के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स छोटी कंपनियों को देने थी। वह लोग यही सारी डिस्कशन कर रहे थे। तभी बिना नोक किए मीटिंग हॉल का डोर एक आवाज के साथ खुलता है। प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन चल रही थी, इसलिए मीटिंग हॉल में काफी अंधेरा था। ऐसे अचानक डिस्टर्ब करने से सभी लोग गुस्सा हो गए। सबको लगा कि यह कोई एम्प्लॉय होगा जो मीटिंग के लिए लेट हो गया होगा। वह सभी उस इंसान पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि सबको पता था कि उनके बॉस कितने गुस्सैल हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मीटिंग के बीच उन्हें डिस्टर्ब करे। वहीं एक पल के लिए हर्षवर्धन को भी गुस्सा आया, लेकिन तभी उसे किसी सुकून भरी महक आई और जाने पहचाने खुशबू को महसूस करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि अंधेरे की वजह से किसी ने यह मुस्कान नोटिस नहीं की। तभी प्रोजेक्ट का इंचार्ज थोड़े गुस्से में बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुम्हें पता नहीं है कि यहां कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? निकल जाओ यहां से बाहर। यह सुनकर तो हर्षवर्धन की मुट्ठियां गुस्से से कश गई। आखिरकार वह अपनी बीवी पर किसी को चिल्लाने कैसे दे सकता है जिस पर उसे खरोच तक बर्दाश्त नहीं। वैसे भी पिछले कुछ ही महीने में उसकी बीवी उसके दिल की रानी बन चुकी थी और खुशबू से ही वह उसे पहचान लेता था। वह अपनी सख्त आवाज में भी कुछ बोलता उससे पहले ही उसका सेक्रेटरी कमरे की लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन होते ही सबकी नजर उस इंसान पर जाती है जो वहां अभी अभी आया था। वहां खड़े इंसान को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्लू और व्हाइट कलर की डंगरी पहने, चेहरे पर मास्क और सर पर टोपी लगाए
हुए कंधों से नीचे झूलते उसके घने बाल। अनाया का यह रूप देखकर तो सभी लोग सदमे में जा चुके थे। सबको अपने पीछे ऐसे चौंक कर देखता देख हर्षवर्धन भी पीछे मुड़ता है। वहीं पीछे का नजारा देखकर तो एक पल के लिए उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। आखिरकार उसकी हॉट सी बीवी आज लगी इतनी प्यारी और क्यूट थी कि हर्षवर्धन का मन उसे उठाकर चूम लेने का कर रहा था। एक पल के लिए तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और वो बस एक टक अपनी क्यूट सी बीवी को देखता रह गया। वहां बैठे हुए सभी एम्प्लॉय और अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर भी अनाया को ही देख रहे थे। वह लोग भी अनाया की इस अदा पर मोहित हो रहे थे। हालांकि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी समुद्र से गहरी आंखें ही किसी को घायल करने के लिए काफी थीं। हर कोई उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था, यहां तक कि लड़कियां भी उसकी आंखों में डूबी जा रही थीं। उन सबको अंदाजा हो रहा था कि अनाया की खूबसूरती क्या होगी। वही हर्षवर्धन काफी लंबे वक्त के बाद भी किसी की आवाज न सुनने पर एक बार मीटिंग हॉल की टेबल की ओर नजरें करता है तो सबको अपनी बीवी को इस तरह से घूरता देख उसकी आईब्रो चढ़ जाती है और उसके आसपास का और खतरनाक हो जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसकी बीवी को देखे। वह अपनी 2 उंगलियों से टेबल को टाइप करता है, वहीं उसकी हरकत से और आसपास फैलती ठंडी हवा से मीटिंग हॉल का माहौल काफी गंभीर हो गया। सबको पता चल गया कि उसके प्रेसिडेंट गुस्सा हो रहे हैं। सबको लग रहा था आज तो उस लड़की की खैर नहीं। सभी लोग अपनी सोच में डूबे हुए थे कि अभी उसके प्रेसिडेंट उसे लड़की को नौकरी से ही निकाल देंगे। लेकिन उन सब की सोच से अलग हर्षवर्धन अपनी नजरों को कठोर करते हुए वहां बैठे सभी को घूरकर गुस्से में बोला, मीटिंग यहां हो रही है, वहां नहीं, और उसे घूरना बंद करो। तभी एक डिपार्टमेंट की हेड, जो खुद भी एक बड़े खानदान से आई थी और हर्षवर्धन को पसंद करती थी, जिसका नाम महिमा चौधरी था, उसने हर्षवर्धन को उस लड़की को ऐसे घूरते देख लिया था और उसका दिल जलन से भर गया, क्योंकि वह चौधरी खानदान की प्रिंसेस थी और काफी वक्त से हर्षवर्धन को पसंद करती थी। इसलिए तो वह यहां पर जॉब करती थी और उसे लगता था कि हर्षवर्धन भी उसे पसंद करता था। इसीलिए वह अपने घमंड और बेवकूफी में हमारी हीरोइन की ओर देखकर गुस्से में बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहां मीटिंग चल रही है और यहां पर कितने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बातें हो रही है। तुम जैसे छोटी सी एम्प्लॉय यहां क्या कर रही है, और वह भी बिना बताए? तुम अंदर कैसे आई? निकल जाओ यहां से। वही महिमा की बात सुनकर हमारी हीरोइन की एक आईब्रो उठ गई। भला उसे किसी की बातें सुनने की आदत नहीं थी, और ये तो उसके हब्बी की कंपनी थी। वह अपनी आईब्रो उठाते हुए एक बार महिमा को देखती है और फिर गुस्सैल बीवी की तरह घूरती नजरों से हर्षवर्धन को देखती है, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं सच में यहां से चली जाऊं? उसकी आंखों में झलकता गुस्सा और कसी हुई आई का मतलब हर्षवर्धन बखूबी समझ रहा था। उन लोगों का रिश्ता अब उस स्टेज पर पहुंच गया था कि वह एक दूसरे के एहसास और दिल की बातें समझने लगे थे और एक दूसरे के इमोशंस को भी बखूबी महसूस कर सकते थे। हर्षवर्धन को भी गुस्सा आया कि भला इस एम्प्लाई ने उसकी बीवी को गुस्सा कैसे दिलाया। हर्षवर्धन गुस्से में महिमा को देखता है। वही दूसरी ओर महिमा तो अभी भी घमंड में थी, क्योंकि इसे लग रहा था हर्षवर्धन उसे एम्प्लाई की वजह से गुस्से में है, जो अभी अभी वहां आई थी, क्योंकि उसके दिल में तो यही भ्रम था कि हर्षवर्धन उसे पसंद करता था और इसीलिए उसने यह बात ऑफिस में भी फैला रखी थी। और वह चौधरी खानदान की बेटी थी, इसीलिए वह सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। वो ऑफिस में छोटे मोटे एम्प्लॉय को तो ज्यादातर नीचा ही दिखाती रहती थी और कोई उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता था। हर्षवर्धन इस बात से अनजान था। उसकी एक वजह थी कि वह कभी एम्प्लॉय पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे अपने काम से मतलब था। हालांकि उसकी कंपनी के कुछ सख्त रूल थे, लेकिन यह कंपनी इतनी बड़ी थी कि वह हर छोटे मोटे एम्प्लॉय पर ध्यान नहीं देता था। वही महिमा वापस घमंड से हमारी हीरोइन को देखते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा बॉस को भी गुस्सा आ रहा है? निकल जाओ यहां से, तुम कंपनी से निकल जा रही हो। अभी वह इतना ही बोली थी कि हर्षवर्धन अपने हाथ को टेबल पर पटकता है।
हालांकि आवाज धीमी थी, लेकिन आसपास का ऑरा काफी खतरनाक था। वहीं अब तक हर्षवर्धन का सेक्रेटरी भी उसकी मैडम को पहचान चुका था और अपने आसपास के माहौल को देखकर उसे समझ आ गया था कि उसके बॉस का गुस्सा अपने आपे से बाहर जा रहा है। वह अपनी खतरनाक नजरों से महिमा को देखता है और मन ही मन कहता है, इस बेवकूफ लड़की को क्या मरना है जो वह बॉस की बीवी को ऑफेंड कर रही है, क्योंकि वह अपने बॉस को बहुत अच्छे से जानता था। वह जानता था कि अगर उस बेवकूफ लड़की नहीं मानी और कुछ उल्टा सीधा कहा तो आज उसकी खैर नहीं। वह बात को संभालते हुए थोड़े कड़क आवाज में महिमा को देखकर बोला, मिस महिमा, आप मीटिंग हॉल में हो, किसी मच्छी बाजार में नहीं, जो आप इस तरह से बात कर रही हैं, और वह हमारे बॉस की स्पेशल गेस्ट है। अच्छा होगा कि आप अपनी अल्फाजों को थोड़ा संभल के बोले। इतना बोलकर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी अपनी मैडम के पास जाकर बोला, मेम इस तरफ। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन के पास ही पड़े एक कुर्सी पर उन्हें बैठने का इशारा करता है, जो हर्षवर्धन ने पहले ही उसके लिए खाली रखवाई थी। हमारी हीरोइन अनाया भी काफी इतराते हुए चलकर वहां बैठ गई। वहीं यह देखकर सबके सब आंखें फाड़े बस कभी उसके बॉस को देखते तो कभी वह छोटी सी बच्ची जैसी लड़की को देखते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह बच्ची जैसे दिखने वाली लड़की उसके बॉस की गेस्ट है, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल सकता था। वही महिमा तो अंदर से जल भून गई, क्योंकि उसने हर्षवर्धन की आंखों के भाव देखे थे, जो थोड़ी देर पहले उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे था। वही वो उस अनजान लड़की जो अभी अभी वहां आई थी, उसे काफी प्यार से देख रहा था। महिमा को गुस्सा भी बहुत आ रहा था हर्षवर्धन के सेक्रेटरी पर, लेकिन वो उसे कुछ बोलती नहीं। वो मन ही मन बोली, एक बार हर्षवर्धन मेरा हो जाए, उसके बाद में इसे इस कंपनी से ही बाहर फेंक दूंगी। अनाया माहौल को हल्का करने के लिए अपनी क्यूट आवाज में बोली, मीटिंग शुरू करो ही, मेरी वजह से टाइम वेस्ट मत करो। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुनकर सभी लोग होश में आए। सभी लोग क्यूरोस थे और उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अपनी बॉस के खतरनाक एक्सप्रेशन की वजह से कोई भी कुछ नहीं बोलता और बस खामोश होकर मीटिंग में ध्यान देने लगते हैं। वही महिमा की खतरनाक नजरें तो अब अनाया पर टिक चुकी थीं। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और उसके दिल में नफरत भर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो इस अनजान लड़की को सबक सिखाकर रहेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके प्यार के पास बैठने की, और वह कुछ शैतानी आइडिया सोचने लगी अनाया के खिलाफ। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, जैसे उसने कुछ प्लान कर लिया हो। वही उसे लग रहा था कि उसकी उस चालाकी भरी नजरें किसी ने नहीं देखी, लेकिन वो गलत थी। उसकी नजरों में हल्की मक्कारी किसी की आंखों में चढ़ गई, और यह देख उस इंसान ने भी अपनी आंखें खतरनाक कर लीं और एक तिरछी मुस्कान दे दी। किसने महिमा को देख लिया और क्या मकसद लेकर अनाया मीटिंग में गई थी? आगे क्या करेगी वो? हर्षवर्धन के ऑफिस में, मीटिंग हॉल में। अब तक आपने सुना कि हमारी हीरोइन अनाया को देखकर ऑफिस की एक कलीग महिमा, जो हर्षवर्धन को पसंद करती थी, वह जलभून जाती है, क्योंकि उसने हर्षवर्धन की आंखों में अनाया के लिए प्यार देख लिया था और उसके दिमाग में कुछ शैतानी आइडिया आता है। तब तक मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मीटिंग में अब काफी सीरियस डिस्कशन हो रहा था। सभी लोग अपने अपने आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे। वही हमारे हीरो हर्षवर्धन का मिजाज तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक चल रहा था। उसे तो अपनी क्यूट सी बीवी को देखकर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। हालांकि उसके चेहरे के भाव काफी अजीब थे, लेकिन यह बात तो हमारी अनाया ही जानती थी कि उसका हब्बी कितना नोटी हो रहा है, क्योंकि टेबल के नीचे हर्षवर्धन उसके हाथ को पड़कर उसे सहला रहा था, तो कभी वह उसकी कमर को सहलाता, और हमारी अनाया उस छुअन से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वह भले ही खुद को बोल्ड दिखाती हो और कभी कभार बोल्ड एक्शन लेकर सामने से हर्षवर्धन को अप्रोच करती हो, लेकिन उसके लिए यह सब कुछ नया था। अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के लिए और एक मुकाम हासिल करने के लिए हमारी हीरोइन ने अपनी सारी एनर्जी बस काम करने में और नई नई चीज सीखने में ही गुजार दी थी। उसे प्यार, मोहब्बत, किसी की ओर अट्रैक्शन और किसी की ऐसी छुअन की आदत नहीं थी, और आज तक उसने किसी को भी अपने इतने नजदीक नहीं आने दिया था।
उसका हब्बी हर्षवर्धन यह पहले इंसान था जो उसे छेड़ता था, इस तरह से छूटा था, और उसकी छूने से हर बार हमारी अनाया सिहर सी जाती थी। आज भी ऐसा ही हो रहा था। वह तो अच्छा था कि अनाया ने मास्क और केप, टोपी पहनकर आई थी, वरना उसके चेहरे की वह लाली, उसके लाल पड़े हुए वह कान और उसका शर्माती हुई नजरों को देखकर सभी लोगों को समझ आ जाता है कि वहां क्या हो रहा है। अनाया ने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वह बार बार हर्षवर्धन के हाथ को पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी और उसे घूर कर देख रही थी, लेकिन हर्षवर्धन किसी जिद्दी बच्चे की तरह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसके चेहरे पर इस चीज की सिकन तक नहीं थी, क्योंकि वह एकदम स्ट्रेट और कड़क फेस बहाना कर सबको देख रहा था और मीटिंग में सबका ओपिनियन सुन रहा था। उसके चेहरे को देखकर यह पता ही नहीं चल रहा था कि वह टेबल के नीचे क्या कर रहा है। अब अनाया को गुस्सा आने लगा था और शर्म भी। वो एक गहरी सांस लेकर मन ही मन बोलती है, एक बार मीटिंग खत्म होने दो, मैं तुम्हें बाद में देखती हूं। वही जैसे हर्षवर्धन ने उसकी बात समझ ली हो। वह उसका हाथ पकड़कर अब शांत हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी क्यूट सी बीवी के कान को देख लिया था, जो शर्म की वजह से लाल हो चुका था, और उसे अपनी वजह से इतना शर्माते देख हर्षवर्धन के दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी। वह सुकून भरी नजरों से एक बार अनाया को देखता है और वापस मीटिंग में ध्यान देने लगता है। उसकी हरकत रुकने के बाद अनाया भी मीटिंग को सुन रही थी। थोड़ी ही देर में प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड मिस्टर बख्शी उस प्रोजेक्ट का कोटेशन बताता है। मिस्टर बख्शी एक मिडिल एज आदमी था, हालांकि वह अपने काम में अच्छा था और रिसोर्स में भी, क्योंकि उसे पता था कि किसकी चापलूसी करनी है और किसको किस चीज की जरूरत है। लेकिन वह दिल से काफी घटिया और कैरेक्टरलेस आदमी था। वह अपने काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और पैसे और प्रॉपर्टी और अपनी हवस पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उसके कोटेशन रखने के बाद और उसकी बातें सुनने के बाद अनाया, जो कब से हर्षवर्धन के एहसास में खोई हुई थी, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बोली, अब बारी मेरी है। इतना बोलकर वो एक प्यारी आवाज ने बोली, लेकिन इस कोटेशन में सिर्फ रॉ मटेरियल की डिटेल है और बाकी के फर्श को कहीं मेंशन ही नहीं किया गया। अगर इसी कोटेशन को रखा गया तो हमारी कंपनी को निक्सन होगा, क्योंकि बाकी की मजदूरी और उस लैंड के टैक्स और वहां पर गवर्नमेंट की बाकी की परमिशन के पैसे कंपनी अपनी जेब से देगी क्या? वही उसकी बात सुनकर सभी लोग एक पल के लिए तो खामोश हो गए, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि उसकी बात सुनकर कहीं हर्षवर्धन गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि उसे बीच मीटिंग बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। लेकिन उन सबकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए हमारा हीरो बिना भाव के बस हमारी क्यूट अनाया को देखने लगा। वही अपने बॉस को अनाया में खोया देख दूर बैठी महिमा को चूल मची। उसे यह सही मौका लगा अनाया को नीचा दिखाने को। वो तुरंत बोली, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि साफ साफ इस प्रोजेक्ट में सभी चीजें लिखी गई हैं? या फिर रूम ढंग से पढ़ना भी नहीं आता और बस ऐसे ही मुंह उठाकर यहां आ गई हो और हम सबका वक्त बर्बाद कर रही हो? उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ गया और उसने अनाया के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जैसे वो खुद पर काबू करना चाहता हो। वैसे उसे अंदाजा चल रहा था कि जरूर उसकी यह शैतान बीवी कुछ करना चाहती है और वो उसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसे जहां तक पता है अपनी बीवी के बारे में, तो वो बिना वजह कोई काम नहीं करती। इसीलिए वो खुद को शांत करता है और अनाया की ओर देखता है, जैसे बोल रहा हो, बीवी उसे चुप कराओ, अगर मैंने अपना तरीका अपनाया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वहीं हमारी अनाया भी यह बात जानती थी कि उसके पजेसिव हब्बी को गुस्सा आ रहा है। वो उसके हाथ सहलाती है और फिर वापस अपनी वही कठोर नजरों से महिम को देखकर बोली, मिस महिमा, लगता है आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, या फिर आप कभी न्यूज़पेपर ये भर में चीजों के भाव नहीं पढ़ती है, जो ऐसा बेवकूफों जैसा सावल कर रही है। यह सुनकर महिमा का पर हाय हो गया। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं?
महिमा को गुस्से में देख हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत बोला, मिस महिमा, आप हमारी गेस्ट के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकती। वही सेक्रेटरी रजत की बात सुनकर अब महिमा को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अनाया को नीचा दिखाने के लिए बोली, मिस्टर रजत, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरी जगह पर इस लड़की को रोकना चाहिए जो मीटिंग को डिस्टर्ब कर रही है? फिर वो एक नजर अनाया की ओर देखकर बोली, अगर तुम कुछ बोलती हो तो उसे साबित भी करो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बात को साबित करना चाहिए? वरना तुम्हें मिस्टर बक्सी से माफी मांगी चाहिए। अपने इस व्यवहार के लिए उसका साफ साफ कहना था कि अनाया एक बेकार लड़की है जो यहां बेधने के लायक नहीं है, और वो उस मैनेजर से उसे माफी मंगवाकर नीचा दिखाना चाहती थी। ये बात सभी को नजर आ रही थी, लेकिन महिमा की तरह इन सभी को भी अनाया की बात बकवास ही कही। लेकिन उसकी बातों से कामरेजे तापमान अचानक गिर गया था, क्योंकि हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अनाया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो क्या सोच रही है। तभी वो एक सेठानी मुस्कान के साथ बोली, और अगर मैंने यह साबित कर दिया कि मैं सही हूं तो आप लोग क्या करेंगे? महिमा को खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन था। वो घमंड से बोली, तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांग लगी। ये सुन हमारी शरारती हीरोइन के चेहरे पर एक ईवक स्माइल आ गई। क्या करने वाली है हमारी हीरोइन उस महिमा के साथ? क्या हमारी हीरोइन इस बात कैसे जाता देगी अपनी सौतेली बहन को? कब होगा उनका सामना? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।